हाँ जी, क्लास 12 कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा भी चल रहा है हमारा और 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 4 में जो एक मेथड आपने कराया था ना, वो वैल्यू एडेड मेथड, बस उसके क्वेश्चन बनाने बाकी हैं। तो बनाओ ना, डाउट आए तो भेजो ना, वेट कर रहा हूं आपकी। आज हम बात करेंगे नए मेथड की, जो है इनकम मेथड, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है कैलकुलेशन में, तीनों मेथड में, जहां पे हम बात करेंगे इनकम मेथड की। और इनकम मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं हमारी डोमेस्टिक इनकम। जैसे हमने लास्ट मेथड में जीडीपी एट एमपी निकाला था, यहां से हम निकाल पाएंगे अपनी डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम तो हमें पता है ना, जो हमारी टेरिटरी के अंदर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो पेमेंट्स आती है, मतलब इनकम आती है, वही बन जाती है मेरी डोमेस्टिक इनकम। नहीं किया है रिवाइज तो जाके कर लो। चैप्टर 2 में मैंने आपको समझा दिया था, चैप्टर 3 में भी उसकी बातें की गई थी, वीडियोस ऑलरेडी जा चुकी हैं, जाके करो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो, नहीं तो ऐसी वीडियोस मिस होती ही रहेंगी। आज बात कर रहे हैं हम नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम में इनकम मेथड की। और इनकम मेथड से हम निकाल कौन से रहे हैं? डोमेस्टिक इनकम। कौन सी? डोमेस्टिक इनकम, मतलब एनडीपी एट एफसी। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हम फैक्टर पेमेंट की तो बात करेंगे ही करेंगे, मतलब टेरिटरी में जो लोग जो भी अर्न कर रहा है सबको ऐड ही तो करना है भाई, उससे ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं। सो इसका दूसरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। देखो आ गया ना इसके अंदर। सो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फर्स्ट आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर मैं एम्प्लॉई हूं तो मुझे कैसे कैसे एम्प्लॉयर कंपनसेट कर सकता है, उसको ले लो। प्लस में अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो रेंट, आई बात समझ में। कैपिटल एम्प्लॉय किया तो इंटरेस्ट और प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर हूं टू द ओनर्स हाउस होल्ड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूं तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, यानी एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जहां पे आ जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इस एक अकाउंटिंग ईयर में जो जो मेरे पास इनकम्स आ सकती हैं मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में, मैं सब इंक्लूड करके चलता हूं। आई बात समझ में? पक्का। तो बात करते हैं फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्न्ड बाय ए पर्सन एज ए रिवॉर्ड। उसे वो रिवॉर्ड के रूप में मिल रही है। किस रिवॉर्ड की? जिसके लिए उसने सर्विस रेंडर की है। तो कहना चाह रहा है फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज, जो सर्विसेज रेंडर करने के बाद उसको जो रिवॉर्ड मिला वो बन जाता है मेरा फैक्टर इनकम। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज फॉर लेबर, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल और प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर इनकम आर ओनली अर्न्ड इनकम्स, ओनली अर्न्ड इनकम्स। इसका मतलब अनअर्न्ड इनकम नहीं आती। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज नॉट अर्न्ड, या अनअर्न्ड इनकम को हम काम में नहीं लेंगे, कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्न्ड इनकम की हम बात करके चल रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ जाती है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल से। कह रहा है टू इलस्ट्रेट ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन, देखो एक पेंशन की बात कर रहे हैं। पेंशन क्या मैंने कमाई, मुझे गवर्नमेंट ने दी ना, ठीक है। चाहे मैंने पेंशन, कोई बुढ़ापा पेंशन होगी, ठीक है, या विधवा पेंशन होगी, कुछ भी हो सकती है ना, विडोज के लिए होती है, ओल्ड एजेस के लिए होती है, तो वो पेंशन मेरी अर्न्ड इनकम का पार्ट नहीं बनती। कह रहा है ओल्ड एज पेंशन रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन इज नॉट देयर अर्न्ड इनकम। वो उनकी अर्न्ड इनकम नहीं है, इट इज जस्ट अ हेल्प बाय द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट ने उनको की गई हेल्प है, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। उनसे कुछ वापस नहीं ले रही है, कोई सर्विसेज नहीं करा रही है, कुछ नहीं करा रही है। इसका मतलब उन लोगों ने उसके लिए मेहनत नहीं की, कमाने के लिए कोई मेहनत नहीं की। सच रिसीट्स और पेमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसफर रिसीट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स। ऐसी चीजों को बोला जाता है ट्रांसफर्ड रिसीट और ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनको हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम अपनी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई है। चले आगे। चलो आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि हम अगर एनडीपी एट एफसी निकाल रहे हैं, इनकम मेथड से अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेरी क्लासिफिकेशन या कौन कौन से टाइप ऑफ फैक्टर इनकम इंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहला हो जाता है मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज एज ए एम्प्लॉय मैं ले रहा हूं अपनी कंपनी से, अपने एम्प्लॉयर से, किस किस फॉर्म में? सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो मुझे कैश का पार्ट मिलता है, ठीक है। सेकंड काइंड में परक्यूजिट्स, रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने एक घर दे दिया है रहने के लिए, तो वो भी मेरे रेमनरेशन का ही पार्ट बन जाता है।
आई बात समझ में? तो वो बन जाएगा मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मैं कह रहा हूं वापस दोबारा से देख लेना, मैंने ERS बोला है, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, मतलब PF, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा, प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं ना, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी बात कर रहा हूं। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, मैं रिटायर हो गया तो उसके बाद जो मुझे पेंशन मिल रही है, देखो ये पेंशन मेरी ही सैलरी का पार्ट होता है जो रख लिया जाता है और बाद में मेरे रिटायरमेंट पे दिया जाता है। सो ये इसके लिए मैंने मेहनत की है, सो ये अर्नड इनकम बनेगी, ये पेंशन मेरी अर्नड इनकम बनेगी। ऐसी इनकम, ऐसी पेंशन जो जिसके लिए मैंने मेहनत नहीं की है, मैंने काम नहीं किया है, मैंने सर्विसेज नहीं दी हैं, वो नहीं बनती मेरी अर्नड इनकम का पार्ट। आई बात समझ में? सो रिटायरमेंट पे जो मिली है मुझे पेंशन, वो मेरी इनकम का पार्ट बनेगी। तो चार चीजें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, PF और ग्रेच्युटी की बात की, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट की बात की। आई बात समझ में? ये हो गया मेरा कंपनसेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की। इसमें चार चीजें आएंगी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सिंपल सी बात करना चाहता हूं, प्रॉपर्टी से इनकम और एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम। प्रॉपर्टी से इनकम क्या क्या आ सकती है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप से मेरी प्रॉफिट। तो क्या कहना चाहता है? कह रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस में इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, हमने बोल दिया इंक्लूड्स रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। चार चीजें आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा हो और ये पार्ट भी अलग अलग भी दे रखे हो तो आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस आप ले सकते हो। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मेरी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट आ जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। और प्रॉफिट के भी फर्दर चार पार्ट है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तीन पार्ट है, सॉरी। ठीक है, ये तीन पार्ट मेरे प्रॉफिट के बन जाते हैं। कौन कौन से? डिविडेंड, डिविडेंड वो होता है जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने शेयर होल्डर्स में। टैक्स जो गवर्नमेंट को जाता है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को बोलते हैं मेरी रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम क्या है? रिटेन्ड अर्निंग, जो उसने अपने पास रख लिया पैसा फॉर फ्यूचर एक्सपेंशंस। आई बात समझ में? जी सर, बात तो समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, चलो सर, फिर यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बात करते हैं मिक्स्ड इनकम की। सर मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम। ठीक है, कह रहा है मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आइए वही फैक्टर सर्विसेज की बात कर रहे हैं, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर एंड लैंड। आई बात समझ में? हाउस होल्ड एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, तो NDPAT FC क्या हो गया? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, समझ कर दे इन सारी बातों को एक ही जगह पे। हाँ जी सर कर दो, ये लो क्या जाएगा, कर देते। ये रहा आपके सामने कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम यानी NDPAT FC की, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कंपनसेशन में हमने बात की वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी में हमने रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट की बात की। एंटरप्रेन्योरशिप में हमने प्रॉफिट की बात की इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में तो आपको पता ही है, लैंड, लेबर, लैंड के लिए आ जाता है रेंट, लेबर के लिए वेजेस, ठीक है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। वो आपने ले लिया। आई बात समझ में? इन सबको टोटल कर देंगे तो बन जाता है आपका NDPAT FC। आई बात समझ में? बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की जो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंटर जो आपको बताएंगे कि नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या इंक्लूड नहीं करना। कह रहा है फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द इनकम मेथड। क्या क्या कह रहा है? ट्रांसफर अर्निंग्स, मैंने आपको बता दिया, इसको इंक्लूड नहीं करना है, लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कुछ स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज कोरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसफर पेमेंट देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपकी हेल्प है। सेकंड कह रहा है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। यार ऑब्वियसली इसको कंप्यूट कैसे करेंगे? थेफ्ट, गैम्बलिंग एक्सेट्रा, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्लैक मनी का पार्ट होता है और ये तो हम वैसे भी पता है ना, हम इसको डिस्करेज करते हैं, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। इलीगल एक्टिविटीज से पैसा
भी हम इंक्लूड करके नहीं चलते, थेफ्ट, गैम्बलिंग एंड ऑल ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती। बट यस, ये हमने लास्ट मेथड में भी देखा था, कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज रेंडर की गई हैं, ये रिवॉर्ड है उन सर्विसेज का, ठीक है, जो मैंने रेंडर किए हैं, फैक्टर सर्विसेज, तभी तो मैंने कमीशन अर्न की है। ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये भी इंक्लूड होगा क्योंकि ये भी मेरी फैक्टर सर्विसेज है। बट इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफुल गेन, विंडफुल गेन क्या होता है? विंडफुल गेन होता है जो लॉटरी, जो मेरी किस्मत से मुझे मिल गया। आई बात समझ में? मैंने फिर इसके लिए कोई मेहनत नहीं की है, लॉटरी से आया तो वो भी मैं इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। आई बात समझ में? विंडफुल गेन याद रखना, विंडफुल गेन से अगर कोई मुझे पैसा अर्न हुआ है तो मैं उसको भी इंक्लूड करके नहीं चलूंगा। पक्का करेंगे याद? ओके सर। बात करें इंप्यूटेड रेंट की, ये पॉइंट हमने लास्ट मेथड में भी देखा था, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। इसमें भी देखो यार, एक घर है तो उसकी एक वैल्यू है, उसका एक रेंटल वैल्यू है, ठीक है, तो उसको भी हम साथ लेके चलेंगे, अलोंग विद द रेंट कंपोनेंट फैक्टर इनकम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, करेक्ट। अब ऑन प्रोडक्शन की भी हमने बात की थी, ये पॉइंट भी हम देख चुके हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। इसको भी हम ऑन प्रोडक्शन वाले अमाउंट को भी हम लेके चलते हैं, किसमें? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में। आगे कह रहा है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट का पार्ट है। वंस प्रॉफिट इंक्लूड, अगर हमने प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में तो इसको सेपरेटली नहीं लेंगे। इफ प्रॉफिट इज, ये वाला पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, एनी ऑफ द कंपोनेंट शुड नॉट बी एडेड सेपरेटली, इनको सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे। आई बात समझ में? सो ये है मेरे कुछ प्रिकॉशंस या पॉइंटर्स जो आपको बता रहे हैं कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम, यानी डोमेस्टिक इनकम फॉर इनकम मेथड कैलकुलेट करते टाइम क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है।